नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स और जावास्क्रिप्ट का इंजन किस तरह से काम करता है ये देख लिया है। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का इंटरनल मैकेनिज़्म, दिस कीवर्ड, स्कोप चेन, ये सब टॉपिक देखे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है ये सब कुछ देखा है। आज से हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इन जैसे कुछ फंक्शंस वगैरह देखने, उसे हम ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर। डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग पहले एरे डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे। हमें देखना है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? तो हम लोग एरे स्ट्रक्चर करते हैं। एरे स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं कि एरे का एक लिटरल लिखते हैं और एरे बनाते हैं राइट हैंड साइड में असाइनमेंट के। पहले हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं, लेट कॉन्स्ट वैर जो भी है, और राइट साइड में उसके एक असाइन करते हैं एक एरे का लिटरल बना के। किस तरह से? तो हम लोग कुछ इस तरह से एक एरे बनाते हैं। एरे इस तरह से है कि हमने प्लेयर नेम ले लिया और प्लेयर नेम को राइट हैंड साइड में असाइन कर दिया एक एरे का सिंबल लेके, स्क्वायर ब्रैकेट, वेरियस वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें स्टोर होती है। अगर मुझे एक एक वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो इसमें मुझे जाना पड़ता है और console.log, मुझे अगर फर्स्ट प्लेयर लॉग करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्लेयर नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो भी प्लेयर है उसे एक्सेस कर सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे जो प्लेयर है 1 इंडेक्स पे कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 इंडेक्स पे कर सकता हूँ। ठीक है। अब मुझे एक एक प्लेयर को अगर बाहर निकालना था, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना था, तो मुझे क्या है, कोड रिपीट करना पड़ा। प्लेयर नेम 0, प्लेयर नेम 1, प्लेयर नेम 2। ये ना करते हुए अगर मुझे डायरेक्टली अगर इन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है उस पर ऑपरेशन करने के लिए, तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग का उपयोग कर सकता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर किया है एरे राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी एरे का एक सिंबल देंगे और वहाँ पे वेरियस वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। अगर हम ऐसे एरे को इसके साथ असाइन करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उन वेरिएबल में स्टोर होती हुई देखने को मिलती है। कैसे? हम अगर देखें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे एक एरे बना सकता हूँ, कॉन्स्ट फर्स्ट प्लेयर, फिर सेकंड प्लेयर, फिर थर्ड प्लेयर, एंड फोर्थ प्लेयर। और इसे असाइन कर सकते हैं हम लोग इस एरे के साथ जो प्लेयर नेम एरे है, प्लेयर नेम। अब जैसे ही हम इसे प्लेयर नेम का साथ असाइन करते हैं तो ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं ये डिस्ट्रक्चरिंग का सिंबल है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं असाइनमेंट के, ये इसके राइट हैंड साइड वाले एरे को डिस्ट्रक्चर कर देता है, उसकी वैल्यू एक एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है। कैसे? हम लोग अगर यहाँ पे जाएं और console.log करने की कोशिश करें, console.log, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लेयर, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर एंड फोर्थ प्लेयर, अगर हम इन्हें सेव करें और यहाँ पे अगर देखें, देखिए सचिन, राहुल, युवराज, हरभजन, सभी के सभी जो प्लेयर थे हमारे वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम जो चाहे वो ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से काम करता है। अब अगर डिस्ट्रक्चरिंग में मान के चलिए मुझे ये जो है कुछ प्लेयर स्किप करने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा सेकंड प्लेयर मैं स्किप करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड प्लेयर है जो राहुल आ रहा है, अगर मैं इसे हटा देना चाहता हूँ और सीधा थर्ड प्लेयर जैसे सचिन प्रिंट करना चाहता हूँ, युवराज प्रिंट करना चाहता हूँ और हरभजन प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इन वैल्यूज़ को, सेकंड वैल्यू को मैं स्किप करना चाहता हूँ। ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि सीधा यहाँ पे एक ये जो सेकंड वैल्यू हमने दी है वहाँ पे बस मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देनी है, और जैसे मैं एम्प्टी स्पेस छोड़ूंगा देखना आपका सेकंड प्लेयर जो है वो प्रिंट नहीं होगा, वहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। देखिए मैं यहाँ पे इसे फिर से लॉक कर देता हूँ
ओके, यहाँ पे ये ऑपरेशन अटक रहा है, सेकंड प्लेयर को हमने किया ही नहीं है, तो वो डिफाइंड नहीं है वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे देखिए सचिन, युवराज और हरभजन आ गए। जो हमारा सेकंड प्लेयर था राहुल, उसे प्रिंट नहीं किया गया, उसे स्किप कर दिया गया। ये हमने सीख लिया कि स्किप किस तरह से किया जा सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर मेरे पास एक एरे आया है और मुझे पता नहीं है कि मैं एरे के वेरिएबल तो बना रहा हूँ कि मुझे उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन मुझे रेस्ट ऑफ द प्लेयर अब श्योर नहीं हूँ मैं कि एपीआई से जो डेटा है उसमें एक्चुअली उतना डेटा है भी या नहीं भी। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ डिफ़ॉल्ट नेम भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मान के चलिए ये जो मेरे पास एपीआई से डेटा आया है उसमें सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। अब इस 4 वैल्यू को अगर मैं किसी 5 वैल्यू के साथ डिस्ट्रक्चर कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक काम किया होता कि सेकंड प्लेयर भी रखा होता और फोर्थ, और मैंने फिफ्थ प्लेयर भी कर दिया होता। जैसे फिफ्थ प्लेयर और फिफ्थ प्लेयर, और फिर यहाँ पे मैं सिक्स्थ प्लेयर भी ले लेता हूँ, सिक्स्थ प्लेयर। अब यहाँ पे एक्चुअली होता यह है कि मेरे पास एरे में जो मेरा डेटा आया है, मैं उसके लिए अनश्योर था कि कितना डेटा है, और मैंने एडवांस में ही कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रखे थे फॉर सेफ्टी रीज़न और फॉर सम अदर रीज़न मान के चलिए। ऐसे कंडीशन में अगर ये वेरिएबल जो है वो है नहीं, फिफ्थ प्लेयर नहीं है, सिक्स्थ प्लेयर नहीं है, एक्चुअल में तो है ही नहीं एरे में, अगर मैं इन्हें लॉक करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे फोर्थ प्लेयर के बाद मैं फिफ्थ प्लेयर करता हूँ और फिर सिक्स्थ प्लेयर भी करता हूँ। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन में लॉक करता हूँ इन लोगों को, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं। यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर हो गया, एक्चुअली यहाँ पे फिफ्थ प्लेयर होना चाहिए था, फिफ्थ प्लेयर, दोनों अनडिफाइंड आते हैं। अब ये अनडिफाइंड ना आए, हमारा ऑपरेशन फेल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सेट करना चाहूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ इस तरह से स्टोर की जाती है कि यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्ट्रक्चर करते हैं, अगर तो वैल्यू है तो वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी और नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं सिक्स्थ प्लेयर में यहाँ पे मैं भरना चाहूँगा वीरेंद्र, फिफ्थ प्लेयर, और सिक्स्थ प्लेयर के लिए मैं डालना चाहूँगा गंभीर। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर फिर से लॉक करते हैं तो देखिए आपकी वैल्यू एक्चुअली एरे में नहीं है, लेकिन हमने डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त वहाँ पे उन वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रखी है, तो वहाँ पे आपका वीरेंद्र और गंभीर आएगा। क्या होगा अगर उस एरे में वहाँ पे कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जैसे मैं यहाँ पे वीरेंद्र और गंभीर है और इनकी जगह अगर मैं फिफ्थ और सिक्स्थ कुछ प्लेयर भर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे धोनी भर देता हूँ, धोनी, एंड ठीक है मैं एक ही वैल्यू भरता हूँ। अब हमारे पास फिफ्थ प्लेयर अवेलेबल है और अगर मैं लॉक करूँ तो क्या मेरा वीरेंद्र आएगा या धोनी आएगा? तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आएगी, जैसे आपका धोनी है। और जो सिक्स्थ वेरिएबल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है एरे में वैल्यू, वो आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की गई है वही आ रही है। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू समझ लिया। अब हमारे पास और एक टिपिकल एक एग्जांपल आता है आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में। एक एक्चुअली एक प्रॉब्लम आता है कि आपको दो वेरिएबल स्वैप करने होते हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्वैपिंग टू वेरिएबल, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है एक सिंपल सा है कि हमें दो वेरिएबल को स्वैप करना है। जैसे हमारे पास ए वेरिएबल है, लेट ए इज़ इक्वल टू, मैं ए की वैल्यू 10 सेट कर देता हूँ, और जो लेट बी है, लेट बी इज़ इक्वल टू 20।
अब इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू मुझे स्वैप करनी है। मुझे जो b की वैल्यू है वो 10 करनी है और a की वैल्यू है उसे 20 करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम कोई टेम्पररी वेरिएबल ले जिसमें a की वैल्यू स्टोर करें, क्योंकि हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते क्योंकि चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका ये होता है कि लेट टेम्प वेरिएबल ले और इस टेम्प वेरिएबल में हम लोग a असाइन कर दें, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू ये हो गई। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीअसाइन कर सकते हैं a को b की वैल्यू। तो a को कर दिया मैंने b, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा b है b में मैं स्टोर कर सकता हूँ टेम्प। और अगर मैं फिर से लॉग करूँ console.log में मेरी जो a की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से होगी कि a इज इक्वल टू डॉलर क्वेरी में यहाँ पे a की वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली मैं b की वैल्यू भी कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर लॉक करना चाहो तो यहाँ पे b की वैल्यू देखिए आपकी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। देखिए a इज इक्वल टू 20 हो चुका है, b इज इक्वल टू 10 हो चुका है। आपने वैल्यू स्वैप कर दी, b 10 हो चुका है, b 10 हो चुका है। अब करना क्या है हमें कि ये जो थर्ड वेरिएबल हमने एक्सेस वाला कोड जो लॉन्ग जनरेट किया है उसे अवॉइड करना है, थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये जो डीस्ट्रक्चरिंग है ये काम में आ सकता है। किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इसका एरे बनाएंगे सिंपली। इसी प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि हम लोग इसका एक एरे बनाएंगे। और एरे कैसे बनाएंगे? डीस्ट्रक्चरिंग वाला। और पहले तो ओरिजिनल एरे हमारा रहेगा a, b, ठीक है। और इसे डीस्ट्रक्चर करना है हमें, तो इसके असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना होगा b, a। और अब हम अगर इसे स्टोर करते हैं और रन करते हैं तो देखिए आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10 आ चुकी है। a इज इक्वल टू 20 स्वैप हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए a 20 वैल्यू आ चुकी है। तो ये भी हम लोग ऑपरेशन एक कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग की सहायता से। जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई अगर आपके पास एक फंक्शन है जो आपका एरे एक्सेप्ट कर रहा हो, और ऐसी कंडीशन में आप चाहते हो कि उसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो एरे में कर रहा हो, उसको सीधा सीधा डिस्ट्रक्चर करना है, तो हम उसे भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें इसका, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास एक एरे है, जो फंक्शन है वो एरे एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इवन इसे भी कॉपी कर लेते हैं। destructuring from return of an array। अब इसे अगर देखें हम लोग, हमने क्या किया है कि हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन कुछ इस तरह से है कि गेट स्कोर, और ये रिटर्न कर रहा है एक एरे 80, 85, 90, 95। और हम लोग उसे मान के चलिए कि उसे कंसिडर करते हैं कि हमारी मैथ, साइंस और इंग्लिश का स्कोर है। हम लोग उसे डायरेक्टली किस तरह से डिस्ट्रक्चर करें? तो हमारे पास एक तरीका ये था कि हम लोग डायरेक्ट एरे रिटर्न ले ले, जो एरे आएगा, और उसे एक एक वेरिएबल उसका निकाल दें। तो हम लोग इसका डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं कि उसे अगर फंक्शन में ही डिस्ट्रक्चर करना है तो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चरिंग एरे का उपयोग करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग एरे लगाते हैं और उसको असाइन कर देते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसे रन कर देते हैं उसके सामने। तो हमारा ये यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए 85, 90, 95 आपका स्कोर आ चुका है। जो एरे फंक्शन में एक्सेप्ट हुआ था, मतलब फंक्शन जो एक रिटर्न कर रहा था एरे, हम लोगों ने उसे डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर दिया, उसको रन करके डिस्ट्रक्चरिंग के साथ असाइन करके, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चैलेंज यहाँ पे इस तरह से है कि हमारे पास अगर कोई नेस्टेड एरे है, नेस्टेड एरे को किस तरह से डिस्ट्रक्चर करेंगे? तो याद रखिए कि आपका जो स्ट्रक्चरिंग का जो सिंटैक्स है या फिर स्ट्रक्चरिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे ही आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे फॉलो करना है। जो आपका लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे स्ट्रक्चर रहेगा उसी स्ट्रक्चर को आपको लेफ्ट साइड पे भी फॉलो करना है। किस तरह से? कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
एक एरे है हमारे पास, और एरे कुछ इस तरह से है कि कॉन्स्ट नेस्टेड एरे, और नेस्टेड एरे में हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, और फिर यहाँ पे जो आपका फोर्थ एलिमेंट रहेगा, फोर्थ एलिमेंट एक एरे है जिसमें हम 10, 20 ले लेते हैं, और उसके बाद और एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसे ले लेते हैं 100। ठीक है, अगर इसे डिस्ट्रक्चर करना हो तो हमें क्या करना होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बनाना होगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो आपकी फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू जो है आपकी कुछ इस तरह से है, तो उसे आपको यहाँ पे एरे ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5th एंड 6th एंड यहाँ पे 7th, और इसे असाइन कर देंगे हम लोग नेस्टेड एरे के साथ। अब जैसे ही मैं कंसोल लॉग में नेस्टेड एरे के मेरे एलिमेंट्स कौन से, नेस्टेड एरे के मेरे एलिमेंट्स है 5th और 6th, तो मैं 5th को करता हूँ और 6th को करता हूँ, तो मुझे मेरे नेस्टेड एरे के एलिमेंट 10, 20 देखने को मिलेंगे। देखिए आपको 10 और 20 देखने को मिले। क्या होगा अगर मैं ये नेस्टेड एरे का स्ट्रक्चर अगर फॉलो नहीं किया होता, तो अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल दूँ 5th और 6th, और मैं इसे नॉर्मल एलिमेंट के साथ तरह अगर रखूँ, तो यहाँ पे होगा क्या कि इस एलिमेंट को एक कंप्लीट एलिमेंट माना जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है आपके 5th एलिमेंट में स्टोर हो जाएगी, और 5th एलिमेंट आपको एक एरे रिटर्न करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे 10 और 20 देख रहे हैं। अगर इसे डिस्ट्रक्चर करना है तो आपको यहाँ पे जो इसका जो सिंटैक्स है उसे वहाँ पे फॉलो करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें देना ही होगा। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड एरे किस तरह से डिस्ट्रक्चर होता है ये समझ लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमारे पास एक एरे है और एक नेस्टेड एरे है। एक नेस्टेड एरे में हमारे पास बहुत सारे एरे हैं। तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हम लोग उसे लूप करना चाहते हैं, इटरेट करते हैं उस एरे पे, और उस एरे के जो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट है उसको भी हमें बाहर निकालना है, उसको भी डिस्ट्रक्चर करना है। तो हम लोग क्या करते थे कि नॉर्मली हम लोग एक फॉर इन, फॉर ईच या फिर फॉर ऑफ लूप चलाते थे, और एरे था तो हम लोग ऐसे केस में फॉर ऑफ या फिर जो हमारी फॉर ईच लूप होती थी उसे चलाते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डिस्ट्रक्चरिंग इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक एरे है, और हम लोग यहाँ पे इसी कोड को कॉपी करेंगे, लूपिंग। सेव कर लिया। हमारे पास एक एरे है यूज़र्स का, जिसमें अंदर बहुत सारे एरे हैं। एरे पहला एलिमेंट है एक एरे, और जिसके अंदर एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट है हैरी 25, रोनाल्ड 30 और हरमाइनी 28। अब इसके ऊपर अगर मैं लूपिंग करूँ तो मुझे क्या है, एक एक एरे का एलिमेंट मिलेगा, और एरे का एलिमेंट मैं नहीं चाहता, मैं उसी लूप में उस जो एरे का एलिमेंट आ रहा है एज अ रिजल्ट उसे ही डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा कि जो मैं एलिमेंट देता हूँ ना यहाँ पे, जैसे फॉर ऑफ लूप अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो फॉर ऑफ लूप में मैं यहाँ पे सिर्फ एक जनरली एक नाम ले लेते थे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते थे और उसको इटरेट करते थे उसको उपयोग करके। तो यहाँ पे एक नाम ना देते हुए हम लोग डायरेक्टली एक पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्चर्ड एरे यहाँ पे पास कर सकते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर्ड एरे पास करते हैं तो हमारे रिजल्ट में भी जो है वो जो एलिमेंट्स है इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट वो डिस्ट्रक्चर होके उन वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फॉर कॉन्स्ट नेम एंड एज, हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे नेम और एज है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर का सिंबल लगाया, और नेम एंड एज ऑफ यूज़र्स,
यूज़र्स के नेम एंड एज, और कंसोल लॉग में हमने इन वैल्यूज़ को, इन जो वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने स्टोर किया है आने वाली रिज़ल्ट को, उसे लॉक करने की कोशिश की है। इसे अगर हम देखें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हैरी इज़ 25 ईयर ओल्ड, रोनाल्ड इज़ 30 ईयर ओल्ड, हरवाइन इज़ 20 ईयर ओल्ड। अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से करता तो नॉर्मल तरीके से मेरा ये काम नहीं कर रहा था। जैसे मैं इसे नॉर्मल तरीके से अगर आपको बताऊँ तो नॉर्मल तरीके से ये इस तरह से काम करेगा। जैसे यहाँ पे लेट एलिमेंट ऑफ यूज़र, और यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करूँ कि एलिमेंट डॉट फर्स्ट नेम, एलिमेंट डॉट नहीं 0, तो कुछ इस तरह से भी मैं, एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं इस तरह से कुछ करूँ। तो यहाँ पे 0 and 1। अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए इसका रिज़ल्ट भी सेम ही आता है। तो हम इस तरह से भी इसे कर सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, कोड को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट जो एरे का है, यूज़र्स का, उसे स्टोर कर रहे हैं और उसके इंडिविजुअल इंडेक्स को निकाल के वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये क्या है, बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो गई। ये ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली इस एलिमेंट को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं आने वाले रिजल्ट को, और उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी काम करेगा और ये ऊपर वाला भी कोड काम करेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कोड हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला कोड है इसे ज़्यादा क्लीन कोड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं कर रहे। हो सकता है यहाँ पे क्या है, जैसे एलिमेंट 0 है, एलिमेंट 2 है, इन्हें याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हमारे पास अगर वेरिएबल नेम है तो हम लोग डायरेक्टली अगर उसे उपयोग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी मॉड्यूलरिटी आ जाती है। तो ये हमने किस तरह से एरे, अगर हमारे पास एक है नेस्टेड एरे, उसे अगर इटरेट करना है तो किस तरह से करना है, ये हमने देखा है। अब हमारे पास कुछ स्प्रेड ऑपरेटर भी है। स्प्रेड ऑपरेटर होता है इस तरह से है कि रेस्ट ऑपरेटर मतलब रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है कि आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे ये जो है 1 2 3 10 20 हमने ले लिया। अब हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट्स है। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, पहले एरे पे आते हैं। पहले एरे पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें सारे एलिमेंट्स के वेरिएबल ना बना के, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उस एरे में से पहले 2 एलिमेंट्स ही मैं रखूँ अपने पास, निकालूँ, उन्हें एक किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ, और जो बाकी के बचे हुए रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उन्हें किसी और एक वेरिएबल में क्लब बना के, ग्रुप बना के स्टोर कर दूँ। किस तरह से पॉसिबल है? तो इसके लिए हमें उपयोग में लाना है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को वो अपने भीतर समाहित कर लेगा। कैसे करते हैं इसे? यहाँ पे इस जो हमने, जैसे मान के चलिए मुझे फर्स्ट और सेकंड प्लेयर ही लेना था, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे एक काम कर सकता था कि जो मेरा थर्ड एलिमेंट है वहाँ पे डॉट 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 इस तरह से एक सिंबल लगाता और यहाँ पे लिखता रेस्ट, और ये जो है बाकी के प्लेयर अब रेस्ट वाले प्लेयर में स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए आपके बाकी के प्लेयर रेस्ट में स्टोर हो गए। यहाँ पे पहले 2 प्लेयर तो आए आपके, सचिन और राहुल, लेकिन बाकी के प्लेयर नहीं आए। अगर मैं बाकी के प्लेयर अगर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से रेस्ट देना होगा, और जैसे मैं रेस्ट देता हूँ तो मेरे प्लेयर, रेस्ट ऑफ द प्लेयर देखिए आपके एक रेस्ट नाम के वेरिएबल में क्लब हो चुके हैं, जिसमें युवराज, हरभजन, धोनी सबके सब क्लब हो चुके हैं। तो हमने रेस्ट ऑपरेटर भी देख लिया। अब ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ऑब्जेक्ट को भी सिमिलर तरीके से ही डिस्ट्रक्चर करना है। जिस तरह से हम लोग एरे को स्ट्रक्चर करते थे राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट के और उसे डिस्ट्रक्चर करते थे लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग वही करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड पे करते हैं और डिस्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के। फ़र्क यहाँ पे इतना ये है कि एरे जब हम स्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्चर करते थे तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते थे। जब हम ऑब्जेक्ट को डील करते हैं तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करना होता है। हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बाकी के जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे उसमें हमें कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट रखने हो या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखनी हो वेरिएबल की, या फिर किसी वेरिएबल को स्किप करना हो, ये सब कुछ आपके ऑब्जेक्ट एरे जैसा ही है। सब कुछ सिमिलर है,
बस यहाँ पे हमें एक दो एग्जांपल देखने हैं कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक रेडीमेड कोड है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। हमारे पास एक कोड कुछ इस तरह से है कि हम लोग इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है कि पर्सन, उसमें की वैल्यू पेयर हमारी होती है। पर्सन फर्स्ट नेम की है और उसकी वैल्यू जॉन है। दूसरा है लास्ट नेम, उसका नाम डो है और एज 30। इसे डिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी पर्सन ऑब्जेक्ट को जो हमने राइट हैंड साइड पे बनाते हैं ना, स्ट्रक्चरिंग राइट हैंड साइड पे, उसी को हम लोग राइट हैंड साइड पे असाइन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके वेरिएबल बनाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। और अगर उसे हम लॉक करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और माइंड वेल, यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रक्चरिंग करी है, डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त हमने यहाँ पे पहले जो डिस्ट्रक्चरिंग करी थी उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया था। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्चरिंग करी है यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दिए। यहाँ पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसका रिज़ल्ट अगर हम देखें तो हमें रिज़ल्ट यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया और उसे हमें रेक्टिफाई करना होगा। इसे हम लोग इस कोड को अगर कुछ इस तरह से कमेंट आउट करें तो हमारा कोड काम कर जाएगा। देखिए आपका जॉन, डो एंड 30। देखिए आपका जॉन, डो और 30 तीनों वैल्यू आपकी अवेलेबल हो चुकी है। अब ये तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी कि बेसिक सा सिंटैक्स है। अगर मान के चलिए हमें, हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग जब करते हो ना ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग कुछ भी नेम असाइन कर सकते थे, क्योंकि जो आपका एरे है, एरे में आपका कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। आइडेंटिफायर उसका क्या होता है, कोई भी वैल्यू का उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब इंडेक्स। तो आप उस पोजीशन वाले वैल्यू को कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट में जो भी आप वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, वैल्यू जो डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त जो आप उस वेरिएबल का नाम ले रहे हो वो सेम होना चाहिए जो आप जिस चीज़ को आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम को डिस्ट्रक्चर किया, इसमें की वैल्यू है फर्स्ट नेम से लास्ट नेम और एज। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, सिमिलर वेरिएबल बनाए हैं हमने, सिमिलर वेरिएबल बने। अगर मैं इसमें कुछ मिस्टेक कर दूँ ना, जैसे मैं फर्स्ट नेम की जगह मैं सिर्फ फर्स्ट कर दूँ यहाँ पे, और मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखाई देता है। एरर देखिए लाल लेटर में console.log मेथड यहाँ पे कुछ इस तरह से देता है। या फिर इवन मैं नेम को, स्पेलिंग को गलत अगर कर दूँ और कुछ इस तरह से कर दूँ तो देखिए ई एक्स्ट्रा जोड़ दिया है मैंने। अब देखिए आपका ये जो वैल्यू आई है ना, नेम, जॉन जो पहले आता था वहाँ अनडिफाइंड आ गया है। कारण क्या है कि हमारी जॉन की जो स्पेलिंग हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम उसकी की जो थी ना, उसकी से ही हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, तब जाके वो एक्सट्रैक्ट हो पाता है। अगर हमने उसमें कुछ गलती कर दी तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, अनडिफाइंड उसकी वैल्यू आई है। अब इसे अगर किसी और नेम के साथ स्टोर करनी है, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट नेम है, मैं चाहता हूँ कि उसका एजेंट कोड मैं लिखूँ। एजेंट कोड अगर मैं कुछ इस तरह से स्टोर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? मैं नहीं कर सकता ना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं उसे एजेंट कोड लिखूँ, एजेंट कोड, और इवन मैं यहाँ पे एजेंट कोड को अगर लॉक करना चाहूँ, देखिए आपका अनडिफाइंड रहता है। अब अगर मुझे कुछ इस तरह के एलियास नेम लेने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली जब मैं इस तरह से स्टोर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त जो मेरे ओरिजिनल नेम है उसी को कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि इसके सामने मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम। अब देखिए अब ये काम कर जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से एलियास ले लिया था हमने, और एलियास लेते ही हमारा जॉन जो नाम है वो वापस आ गया है। इस तरह से हमें फर्स्ट नेम एज अ एजेंट कोड, इस तरह से हम एलियास लेके उसे लॉक कर सकते हैं या फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग नाम के साथ।
अब हमारा ये हो गया। अब नेस्टेड अगर डिस ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसे किस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हैं, तो सिमिलर है जैसे हमने एरे में किया था कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर आपका राइट हैंड साइड पे बनेगा। ऑब्जेक्ट में भी वही केस है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जिस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसी तरह का नेस्टेड स्ट्रक्चर आपको वेरिएबल नेम के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्ट्रक्चरिंग में बनाना होगा। इसका हम एक अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है और हम उस रेडीमेड एग्जांपल का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है स्टूडेंट का और उसमें हमने लॉक कर रखा है। जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसमें नेम है डेविड और इन्फो, उसमें और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हमारा एज और ग्रेड 2 की वैल्यू है। उसके अंदर हमारा और एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एड्रेस, उसमें सिटी न्यूयॉर्क कंट्री। इस तरह से ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट और उसके अंदर भी और एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट, फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपका इन्फो और इन्फो के अंदर आपका ग्रेड्स एक और एड्रेस, एक इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनाना पड़ेगा। और किस तरह से बनाते हैं कि हमने यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिया और वेरिएबल के नेम लिए और वेरिएबल के नेम भी आपके सेम ही होने चाहिए जो वहाँ पे है। यहाँ पे हमने नेम ले लिया सबसे पहले और नेम के बाद इन्फो और सेम स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी डिस्ट्रक्चरिंग बनानी है। तो एज, ग्रेड एंड देन एड्रेस, और एड्रेस को भी देखिए एक ऑब्जेक्ट था तो उसका भी हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया। अगर हम इसे सेव करें तो रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, ओके, ये एज जो है हमारा इसके पहले स्टोर हो चुका है कहीं, इसलिए ये एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग ये जो कोड है हमारा इसे कमेंट आउट कर देते फिलहाल के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमारा ऊपर जो स्ट्रक्चर है नीचे भी हमने वही स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम इसे अब लॉक करें तो आपका डेविड 20A न्यूयॉर्क USA सब कुछ आपका जो हमने लॉक किया है यहाँ पे नेम, एज, ग्रेड, सिटी, कंट्री सब कुछ आपका लॉग हो चुका है। तो हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्ट्रक्चर करना है ये भी हमने देख लिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर किसी आर्गुमेंट की अगर रखनी है तो वो भी हम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसकी नेशनैलिटी नहीं है, जैसे हम लोग फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मेरी नेशनैलिटी नहीं है इसकी, है ना, नेशनैलिटी नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे एक नेशनैलिटी करके अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देता हूँ वो नेशनैलिटी। और डिफ़ॉल्ट नेशनैलिटी जो मैं रखना चाहूँगा इसकी डिफ़ॉल्ट नेशनैलिटी जो रहेगी मैं यहाँ पे इंडियन लिख लेता हूँ। अगर मैं इसकी नेशनैलिटी चेक करूँ console.log और नेशनैलिटी, देखिए आपकी नेशनैलिटी जो आएगी वो इंडियन आ चुकी है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में जो थी, ऑब्जेक्ट में तो नेशनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नेशनैलिटी है नहीं, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त। अगर आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ऐसे केस में वो अनडिफाइंड देगा, एरर आ सकता है। ऐसे केस में आप उसे किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ सेट कर दो, वो तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडियन है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नेशनैलिटी नाम से एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है तो वो ओरिजिनल वैल्यू उस की आ जाती। जैसे मैंने यहाँ पे USA कर दिया है, अब मेरी की जो है वो एग्जिस्ट करती है USA, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो नेशनैलिटी है USA आ गई है। तो हमने डिस्ट्रक्चरिंग में ऑब्जेक्ट में किस तरह से हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं ये भी हमने देखा है।
रेस्ट ऑपरेटर का भी वही है कि हमारे पास हम चाहते हैं कि कुछ रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है कि जो बचे कुछ आर्गुमेंट है आप चाहते हो कि किसी और एक चीज़ ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में क्लब कर दिया जाए, तो वो हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है हमें, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है बना हुआ, इसे जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ नेम आए और जो बाकी की इन्फो है वो सारी की सारी रेस्ट वाले सेक्शन में चली जाए। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता था कि यहाँ पे इस वैल्यू को मैं हटा के यहाँ पे 3 डॉट के साथ रेस्ट इन्फो अगर मैं एक आर्गुमेंट बना देता, तो आपकी जो बाकी की इंफॉर्मेशन थी, जैसे इसका सिर्फ नेम आता और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है उसे क्लब करके एक और ऑब्जेक्ट में बना दिया जाता रेस्ट इन्फो नाम के। अब मैं रेस्ट इन्फो अगर लॉक करूँ यहाँ पे, तो रेस्ट इन्फो और इन सब चीज़ को मुझे हटाना पड़ेगा। और अब देखिए आपका जो बाकी की इंफॉर्मेशन है रेस्ट इन्फो में आ चुकी है। देखिए उसमें रेस्ट इन्फो में एज, ग्रेड, उसका एड्रेस, इवन उसका भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना है और न्यूयॉर्क, सब कुछ उसमें आ गया है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन किए हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर जो था उसे हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर होता क्या है, तो स्ट्रक्चरिंग के अपोजिट होता है। स्ट्रक्चरिंग होता क्या है, तो हम लोग कोई भी एक लिटरल ऑब्जेक्ट या एरे बनाते हैं, वो असाइनमेंट साइन के जो जिस वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं उसके असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में होता है। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट और एरे बना हुआ है और हम लोग उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर उसकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी केस में हम लोग उसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और डीस्ट्रक्चर करते वक्त हमें सिमिलर पैटर्न फॉलो करना होता है, या फिर जो सिमिलर आपका ऑब्जेक्ट का या एरे का जो स्ट्रक्चर है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट के आप अगर कॉन्स्ट के साथ, एरे के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ अगर बनाते हो, तो आपके सारी की सारी जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल बने हैं उसमें स्टोर हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमारे पास एक एरे है और उस एरे में कुछ वैल्यूज़ है जिनके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशंस करना है, तो जाहिर सी बात है हमें उन वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक एक वैल्यू अगर निकालें तो ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन हो सकता है। इस कॉस्टली ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट सिंटैक्स आ जाता है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये जावास्क्रिप्ट ECMA 6 में आया है। तो ये जो आपका जो डीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर है ये आपके काम में आएगा। यहाँ पे हमने डीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमें स्प्रेड ऑपरेटर देखना है। स्प्रेड ऑपरेटर भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। यहाँ पे हमने जो 3 डॉट वाला जो डॉट रेस्ट पैरामीटर देखा था उसे हमने डिटेल में समझना है, और वही आपका एक स्प्रेड ऑपरेटर बनता है, लेकिन वो राइट हैंड साइड में बनता है। और साथ ही साथ हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डीस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।